नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार हरिवार टीचर अकेडमी। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार रेगुलर कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपके लिए पता है, हमने कल जो है अपना चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट किया था। उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। आज हम उसके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसका चैप्टर का कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि चैप्टर बता ही रहा है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्रवाद का अर्थ है कि किसी भी देश के नागरिक का होता है, देश प्रेम की भावना होती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उनको लेकर के जो किसी तरह संगठन बनाया जाता है, वो भी राष्ट्रवाद में ही आता है। ठीक है, तो अब हम जो है आपकी जो परीक्षाएं हैं बहुत नज़दीक आती जा रही हैं, बोर्ड, तो इसीलिए हम अभी अध्याय पूरा नहीं पढ़ा सकते, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उन्हीं के लिए हम चलते हैं आप अपने डायरेक्ट प्रश्न की ओर। कक्षा 10 इतिहास अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर है अपना भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में राष्ट्रवाद के मुख्य कारण क्या थे? जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें राष्ट्रवाद के प्रथम जो कारण थे वो क्या थे, मुख्य कारण क्या थे? भारत में राष्ट्रवाद के मुख्य कारणों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, जो ब्रिटिश शासन था उसका औपनिवेशिक प्रभाव था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके कई तरह से मतलब हर तरह से जो उनके संगठन बनाए थे, आंदोलन किए जा रहे थे, वो इसी के अंतर्गत हैं। ठीक है, इनके मुख्य कारण हैं पश्चिमी शिक्षा प्रभाव और भारतीयों में राष्ट्रीय पहचान का उदय। जो इनके जो भारतीय थे उनमें राष्ट्रीयता की जो पहचान थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जिनमें से कुछ जो ब्रिटिश कानून थे, जिनमें से रोलैक्ट एक्ट है, जो रोलैक्ट एक्ट है, इसी के विरोध में जैसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। अपने जो भारतीय दमनकारी जो नेता थे उनके द्वारा उन्हें काला कानून बताया गया था रोलैक्ट एक्ट के लिए। ठीक है, तो इसी के जो विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसे जो है अपने अमृतसर, जो शायद पंजाब में है, पंजाब अमृतसर में, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी जो रोलैक्ट एक्ट था इसी के विरोध में हुआ था। सही समझ आता हूँ। और जैसी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों ने स्वतंत्रता की इच्छा को और बढ़ा दिया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें जो जनरल डायर था उसने जनता के ऊपर मतलब एक आदेश दे दिया था, उसने बहुत निर्दोष मारे गए थे। तो बहुत क्रूर शासक था जिसने बिना कुछ सोच समझे ही उसने आदेश दे दिया था जनता पर गोली चलाने का। तो जिसकी वजह से भी उनके हमारे राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के प्रति भावना थी वो और ज्यादा उमड़ कर आई थी आगे। ठीक है, अब इसी दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार प्रभावित किया? जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसे किस प्रकार प्रभावित किया था? प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें राजनीतिक जागरूकता और अशांति बढ़ी थी। जो आंदोलन थे इन्होंने हमारे जो राष्ट्र के प्रति जो नेता थे उनके प्रति जो दमनकारी बोल सकते हैं, ठीक है, उनमें जागरूकता और अशांति बढ़ा दी थी। ठीक है, तो युद्ध के दौरान कई भारतीयों ने बदले में राजनीतिक रियासतों की उम्मीद करते हुए अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश नेता थे, जो क्या बोल सकते हैं, उनके लिए ब्रिटिश थे, वो उनके लिए हमारे जो भारतीय थे उन्हें अपनी सेना में जबरन भर्ती करते थे और बोलते थे हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे मतलब पद पर रखेंगे और कुछ दिन बाद आपके लिए अच्छे से अच्छी प्रमोशन करेंगे, पोस्ट हर तरह से उनके लिए मतलब बहकाया जा रहा था उनके लिए।
तो उन्होंने जो हमारे भारतीय थे उन्होंने भी उनके लिए, हमारे तो भारतीय हैं जो हर किसी के प्रति स्नेह प्यार लगाव बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो उन्होंने भी मन से अपने मन तन से लड़ाई लड़ी उनके लिए। हालांकि दमनकारी रोलैक एक्ट अधिनियम के लागू होने और युद्ध के बाद हुई आर्थिक कठिनाइयों ने व्यापक असंतोष को जन्म दिया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक जो एक्ट था वो पारित किया था, रोलैक एक्ट, काले कानून के रूप में। तो उसने जो है ना असंतोष की भावना बहुत बढ़ा दी थी, क्योंकि उसकी वजह से कई बेजुबान मारे जा रहे थे और उन्होंने कई कानून उसी से लागू कर दिए थे रोलैक एक्ट के द्वारा ही, ठीक है। और स्वशासन की मांग की, जो भारतीय थे वो पहले से चाह रहे थे, धीरे धीरे उनके प्रति जो राष्ट्र था, राष्ट्र की भावना थी वो उमड़ कर आ रही थी। तो जैसे जैसे उमड़ती जा रही थी वो अपने अपने मतलब एक तरह स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगे और मांग को मजबूत कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनमें महात्मा गांधी क्या भूमिका रही थी? तो महात्मा गांधी एक अच्छे नेता और क्या बोलते हैं, सत्यवादी मान सकते हैं, अहिंसक के पुजारी। उन्होंने बिना मतलब शस्त्र के बहुत आंदोलन किए। उनका अपनी जो राष्ट्रता है उसमें बहुत योगदान है। और जैसा कि उनके लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में माना जाता है महात्मा गांधी को, तो उन्होंने कुछ बहुत भूमिका निभाई थी, तो उसके बारे में बताते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रभावी राजनीति के रूप में अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पेश करके भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनमें गांधी जी ने कई शर्त रखी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वो ब्रिटिश से मतलब एक सम्मेलन किया था, उन्होंने समिति बैठक की थी, जो ब्रिटिश थे उनके साथ बैठकर। तो उन्होंने उसमें शर्त रखी थी ब्रिटिश के सामने। उन्होंने बोला था हमारे लिए एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए हर तरह से, ना कि हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए दबाया नहीं जाए, और हमारे प्रति जो है लगाव है वो लगाव बना रहे सभी के लिए। तो उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने पहले जो सम्मेलन था उन्होंने मान लिया। उन्होंने भी शर्त रखी थी, ब्रिटिश ने बोला था आपके लिए जो दूसरी सम्मेलन होगा, बैठक होगी, उसमें शामिल होना पड़ेगा। तो उन्होंने, जो गांधी जी थे उन्होंने मतलब एक तरह से बोल दिया था उनके जाने के लिए उनके साथ। तो उसके बाद जब वहां से वापस आए तो गांधी जी ने देखा कि हमारे जो है जो कंडीशन है वो वैसी की तैसी है। फिर उन्होंने समय के साथ जब तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, फिर दूसरे चरण में भी उन्होंने लागू कर दिया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो 2 चरण में हुआ था, ठीक है। और आंदोलन नमक मार्च जैसे अभियानों के माध्यम से जनता को संगठित किया। जो नमक मार्च था वो एक तरह से नमक पर कर लगा दिया था ब्रिटिश शासनों ने। जैसे उसी के लिए अलग अलग तरह से गांधी जी थे, प्रयास लगातार कर रहे थे, संगठन बनाकर और एक दूसरे को जागरूक कर पूरे समाज में मोर्चा निकालकर, यात्रा लेकर हर तरह से उन्हें जागरूकता प्रदान कर रहे थे। लाखों लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हाँ वही है, हर तरह से उन्होंने मतलब एक संगठन बनाया, समूह बना लिया धीरे धीरे करके, और लाखों उसमें जो समूह था उनका, उसमें लाखों लोग शामिल हो गए थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने साहित्य और संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रभावित किया? साहित्य और संस्कृति, जो साहित्यक थे और जो हमारी संस्कृति है, मतलब हम अपने जो भाषा है हम उसको मातृभाषा के रूप में मानते हैं। हर जो हमारी संस्कृति है एक विचित्र है। हमारे किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति होती है वो उस राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो हमारी भी संस्कृति है
तो वो बोलेंगे, क्वेश्चन बोला है कि संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और साहित्य ने किस प्रकार प्रभावित किया। भारत में राष्ट्रवाद के चरम को कई प्रमुख घटनाओं द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, जिनमें असहयोग आंदोलन और 1920 से 1922 तक चला था। इसमें जो है कई संगठन थे जो उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटिश के लिए कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मतलब हम तुम्हारा जो काम कर रहे हो तुम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। इसमें दो हिंदू और मुस्लिम की वो रख गई थी, नींव रख गई थी, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो ब्रिटिश के अधीन रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन वो 1942 में रखा गया था, ठीक है। इन आंदोलनों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के व्यापक भागीदारी देखी गई। जो अन्य अलग अलग समाज थे उन्होंने अलग अलग रूप से भागीदारी निभाई थी। ये जो संगठन बन रहे थे हर तरह से उन्होंने जितने भी प्रयास हो सकते थे हर प्रयास से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे अलग अलग वर्ग से। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उजागर किया और उन्होंने अपने जो ब्रिटिश शासन से बोला कि हमें हमारा राष्ट्र में स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमारे जो नियम कानून हैं वो अलग होने चाहिए, हमें हमें अपनी इच्छा अनुसार जीवन चाहिए, ठीक है। वो जो शासन नहीं चाहिए तुम हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, नए नए कानून लागू कर रहे हो, नए नए नियम लागू कर रहे हो देश प्रतिदिन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, भारत में विभिन्न समुदायों के बीच राष्ट्रवाद की अवधारणा किस प्रकार भिन्न थी। जो भारत में समुदाय थे, जो अलग अलग समुदाय थे, उनमें जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अलग अलग किस प्रकार थी, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा विभिन्न समुदायों में भिन्न भिन्न थी, जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पृष्ठभूमि मतलब भिन्न भिन्न रही। हर तरह से जो सामाजिक थी, जो समाज था वो अलग भावना दर्शा रहा था, और जो अपने धर्म थे जो वो धर्म लेके अपने अपने अलग समुदाय संगठन बना रहे थे, और जो संस्कृति थी वो संस्कृति अलग अलग अपने प्रदर्शन कर रही थी। और जहां कुछ समुदायों ने स्वतंत्रता के लिए एकजुट संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया, और जो कुछ समुदाय थे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मतलब बड़े संगठन के रूप में उभर कर आ रहे थे। संघर्ष केंद्रित किया। अन्य ने अपनी ब्रिटिश पहचान और अधिकारों पर जोर दिया। इससे राष्ट्रवाद की अलग अलग व्याख्या हुई, जहां कुछ सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की वकालत करते हुए जबकि अन्य धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र की पहचान चाहते थे। जो कुछ लोग थे वो अपना अलग संप्रदाय चाहते थे, जैसे हमारे जो जिन्ना थे उनके लिए अलग चाहिए था अपना राष्ट्र, जो मुसलमान थे वो अलग राष्ट्र चाहते थे, और जो हिंदू थे वो अलग राष्ट्र चाहते थे। तो इसी तरह से अलग अलग संप्रदाय की मांग होने लगी। और धर्मनिरपेक्ष जो धर्म वाले थे कुछ मानते थे कि हमारा कोई धर्म नहीं है, मतलब एक हमारा जो भारत है वो अखंड भारत है, वो मतलब एक तरह से टुकड़ों में नहीं है, हमें जो है अपना एक सिंगल भारत चाहिए, ठीक है। और समावेशी राष्ट्र की पहचान चाहते थे, अलग राष्ट्र, एकल राष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें है कुछ हमारी तिथि जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित तिथियां, जैसे स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923। कितना? 1 जनवरी 1923। मेरे साथ बोलोगे तो मैं यहाँ और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल था
वो बहुत बड़ा दल था, बहुत शक्तिशाली था। उसका जो अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929। डिस्पैच क्लास एसोसिएशन का गठन अगस्त 1930। कब? 1930 अगस्त। डिस्पैच क्लास एसोसिएशन का गठन अगस्त 1930। गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता में क्या हुआ था पता है? गांधी जी और जो अपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, उनके बीच में उलझ हो गई थी। तो इसमें जो है जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। और अन्य कुछ घटनाएं हैं, जैसे अपना चंपारण सत्याग्रह है जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1917 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919 में पारित किया गया था। और साइमन कमीशन ब्रिटिश एक्ट था ये, जो 1928 में भारत आया था। और 1929 में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। जो 1929 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर में पूर्ण अधिवेशन की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की, वो 1929 में की गई थी। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसके जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, मैंने रख दी इस कारण से। इसकी जो पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है, आप जानते होंगे, हिंद स्वराज। ठीक है, जिसमें हमारे राष्ट्र के प्रति भावना को दर्शाया गया है। जो हमारे राष्ट्रीय नागरिक हैं उनके जो मन में क्या भावना है उनके बारे में दर्शाया गया है। और जो क्रांतिकारी थे उनकी भावना को दर्शाया गया है। ठीक है, 1921 तक स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो यहाँ पे तक नहीं है, कहा होगा इसका। जो 1921 का स्वराज ध्वज था वो किसने डिजाइन किया था? सबसे पहले तो जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था? 1921 का जो स्वराज ध्वज था वो मतलब लेके कौन आया था उसे एक्ट के रूप में? वो लेके आए थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने उसे डिजाइन किया था, मतलब उन्होंने बताया था इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था। इसकी विशेषताएं, इसमें 3 जो इनकी जो 4 विशेषता हैं राष्ट्रीय ध्वज की, इसमें है नंबर 1 पहली, इसमें लाल रंग, हरा रंग, सफेद रंग, ये जो है गांधी जी द्वारा ही रखा गया था इसमें। ठीक है, गांधी जी द्वारा एक चरखे का रखा गया था जो राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक माना गया है। और तीसरा आत्म सहायता, गांधी के विचार प्रतिनिधित्व करता हुआ। चौथा यह अवज्ञा का प्रतीक बन गया है, अवज्ञा का प्रतीक माना गया था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना, ये भी मैंने लगा दिया है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ये जो साइमन कमीशन था भारत क्यों आया? ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ एक बार रिवाइज करते हैं। एक बार रोक के आप लिख सकते हैं, इनके लिए लिख के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपसे अच्छा याद हो जाएगा अच्छे से। साइमन कमीशन की स्थापना भारत में संवैधानिक प्रणाली के जो कामकाज की जांच करने और आवश्यक बदलाव का सुझाव देने के लिए की गई थी। जो साइमन कमीशन था ब्रिटिश द्वारा लागू किया गया था, जो भारत में कामकाज है, मतलब किस तरह से प्रणाली होगी। जैसे आज संविधान है हमारा, जो पद्धति मतलब दर्शाता है कि भारत में क्या क्या किस तरह से उनका शासन होना चाहिए, उसी प्रकार से शासन प्रणाली थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब राजनीतिक सुधारों की बढ़ती हुई मांग को संबोधित करना था। जो राजनीतिक सुधार और आंदोलन है उनकी मांगों को संबोधित करना था। ठीक है, तो इसी के साथ कैसी लगी आपको दोस्तों क्लास? लाइक करें, कमेंट करें और हमारे लिए बताएं आपके लिए कैसी लगी आपके। अच्छा लगा जो भी हमारे द्वारा कंटेंट दिया गया है वो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। और हमारे चैनल के लिए ऐसी सपोर्ट प्यार बनाते रहे अपना।